वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉडल पेपर 2020-21 बीए थर्ड ईयर भूगोल यानी जियोग्राफी तृतीय प्रश्न पत्र मतलब थर्ड पेपर के बारे में बात करेंगे। और आज होगा बात खंड सा पे। दोस्तों खंड सा में जो वर्णित आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है, तो सुदूर पूर्व एशिया के अकॉर्डिंग है। जैसा कि हमने बताया अगली 2-3-4 वीडियोस जो पड़ी हुई हैं वो इसी के मॉडल पेपर पे है बीए थर्ड ईयर का। और दोस्तों बीए थर्ड ईयर में कुल मिलाकर 5 पेपर होते हैं, तो 5वां यानी लास्ट पेपर का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले आपको मिल जाएगा किस पे, आपको मिल जाएगा पहला प्रश्न पत्र भौगोलिक विचारधारा का मॉडल पेपर। दूसरा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा दोस्तों जो है जो पर्यावरणीय अध्ययन होता है, तो पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो प्रश्न पत्र होता है उसका जो है पढ़ चुका है। उसके बाद में जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है उसके अंतर्गत 3 खंड होते हैं और प्रथम खंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रथम खंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। सेकंड के अंतर पढ़ते हैं दोस्तों हम दक्षिण पूर्व एशिया। एंड इसके अंतर्गत जो थर्ड है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम सुदूर पूर्व एशिया। और दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत जनरली आपके जापान और चीन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस जो है प्रश्न पत्र के अंतर्गत। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों देखिए और ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ कि जो है नोट डाउन करके लिखा रहता है, तो वो नोट डाउन यही है कि सभी प्रश्नों सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। खंड आ लिखा है इसके ऊपर, उसके नीचे फिर लिखा रहता है निर्देश कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। इन सभी प्रश्नों का जो 10 के 10 यहाँ पे एक ही स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक, ओके, तो बस ज़्यादा अब मुझे इसका डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं रह गई, मैं समझता हूँ, और आपको भी पता होगा क्योंकि आप लगभग मैच्योर हो चुके हैं और थर्ड ईयर में आप जा चुके हैं। इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर क्रॉस किए हैं, तो सेकंड ईयर क्रॉस किए, उसके बाद में थर्ड ईयर में गए हैं, तो काफ़ी जानकारी आपके पास भी होगी। और दोस्तों देखिए पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न है। आइए एक एक को चर्चा करते हैं। देखिए सुदूर पूर्व एशिया का भू आकारीय स्वरूप क्या है, तो सुदूर पूर्व एशिया का भू आकारीय स्वरूप के बारे में हमको 50 शब्दों में टिप्पणी करनी है दोस्तों, जो कि आपको ही करना है और एग्ज़ाम में करना है। तो इन सभी पर मैं बताता रहता हूं कि इन सभी पर वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं ये अवगत करवाना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। ठीक, जिसको लेकर के आप में क्या होता है एक मतलब जो तनाव बना रहता है, उस तनाव को ख़त्म करने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट एंड बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में तत्पर रहेगा हमेशा से। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो इस प्रश्नों के क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होंगे। तो बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूं कोई भी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है, ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिए करिए। ठीक, दूसरा प्रश्न है दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया में प्रमुख मृदा के प्रकार। तो मृदा मतलब मिट्टी के प्रकारों का उल्लेख कर देना है दोस्तों कि मिट्टी किस प्रकार की है और कितने प्रकार की है। ठीक, और 50 शब्दों में। ठीक, अगला है दोस्तों कि जापान के औद्योगिक प्रदेश। तो जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं इसको बता देना है दोस्तों, और उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि 50 ही शब्द की क्राइटेरिया आपको दे रखी है पहले से। अगला है दोस्तों कि सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार पर आपको बता देना है कि वन किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वन होते हैं। अगला है दोस्तों जापान को कितने भौतिक प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो कितने भौतिक प्रखंडों में विभाजित किया गया है ये भी आपको बताना है। ठीक, ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। मैं जब इसके वीडियो बनाऊंगा तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए। तो चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त करना है कि चीन के कितने कृषि प्रदेश है उनमें आपको बांट करके दिखा देना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा मत लिखिएगा कि पहला प्रदेश ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इससे अगर आपको ये जो है 1 नंबर या आधे नंबर का जो प्रश्न होगा, 1 नंबर का मान लिया प्रश्न है, 1.5 नंबर का प्रश्न है, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक कुछ आप अलग नहीं लिखोगे, सबसे से बुक वगैरह के हिसाब से मत लिखना। आप जैसे लिखोगे कि यहाँ पे पूछा गया कि चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए, तो लिखेंगे आप हेडिंग में चीन के प्रमुख कृषि प्रदेश, ऐसे लिख के हेडिंग हो गई। उसके नीचे आप ऐसे ये देखो एरो बना करके ऐसे ये
अगर कॉपी लंबी है तो इस तरीके से बना सकते हो आप। अगर 4 ही है, 3 है, 2 हैं, इस प्रकार से जितने भी तो एरो बना करके यहाँ पे लिख दीजिए। उसकी इंग्लिश अगर आपको पता है तो उसको भी लिख दीजिए। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता आपको, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखते हो, इंग्लिश अगर लिख देते हो तो पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देता है। ठीक, तो कुछ अलग होनी चाहिए हर सबसे, मतलब हर स्टूडेंट से आपकी कॉपी अलग होनी चाहिए, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार। तो 2 बार ये प्रश्न दोस्तों पूछ यहाँ पे लिख गया है, तो इसके अंतर्गत दूसरा कोई प्रश्न ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, जैसे कि दोस्तों, जैसे अगर इसके स्थान पर कोई हम दूसरा प्रश्न रखना चाहें, सुदूर पूर्व एशिया के वनों के प्रकार, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो कि जापान के 5 नगरों के नाम लिख सकते हो आप। अगर इसको मैं रखना चाहूँ तो ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये भी पूछा गया है चीन की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि चीन के 3 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए, चीन की कृषि पर एक निबंध लिखिए छोटा सा, जापान की जलवायु प्रदेशों का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये जो मैंने प्रश्न आपको बताए अभी अभी, ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं दोस्तों 2019 की परीक्षा में। ठीक, सॉरी 2018 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है कि जापान के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं, इस पे भी आपको चर्चा कर देनी है। उसके बाद में चीन की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, देखिए यहाँ पे ये भी है, तो चीन की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों पर चर्चा कर देनी है दोस्तों। हालांकि जो एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे 3 वनस्पति, 4 वनस्पति, 5 वनस्पति, जिस प्रकार की वनस्पति होंगी तो वैसे वो लिख देता है कि कितनी वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। हालांकि मैं इसलिए यहाँ पे सारे के सारे प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि सब आपको पढ़ लेने हैं। तो आपको अगर 5 है तो 3 अगर आप लिख देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 3 पूछा जाएगा, या फिर 4 पूछा जाएगा तो 5 आपको अगर पता है तो 3 4 आपको याद आ जाएगा उस समय। ठीक, अगला है दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण को समझा देना है। ठीक, तो 50 शब्दों में। अगली ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, वो खंड बा की स्लाइड है ये, और खंड बा से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। लगभग जो है एक प्रश्न के उत्तर 200 शब्दों में होते हैं, तो मतलब कि 1000 शब्दों में आपको खंड बा संतुष्ट होता है। और जो है आपका जो खंड 1 होता है दोस्तों, वो 50-50 शब्दों में वो 500 शब्द लेता है। खंड आ 500 शब्द में लिखना होता है, खंड बा आपका 1000 शब्द लिखना होता है, और खंड सा जो होता है वो भी 1000 शब्द लिखना होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों देख लीजिए कि सुदूर पूर्व एशिया के जलवायुविक, मतलब जलवायु से रिलेटेड जो प्रदेश है उनका वर्णन कर देना है। अथवा अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता है तो आप इसके स्थान पर जो है ये लिख सकते हो कि सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। तो सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कर देना है, उल्लेख करना है आपको। ठीक, इसके स्थान पर अगर ये नहीं पता है। अगर जो है ये पता है, ये नहीं पता है तो भी चलेगा। अगर ये पता है, ये नहीं पता है तो भी कोई भी लिख सकते हो आप। ये इसके लिए नहीं कि पहला दिया तो पहले ही लिखना अनिवार्य है ना। अगर ये नहीं पता तो इसको लिखें, ये पता है तो ठीक, ये नहीं पता है तो इसको लिखें। ठीक, कोई भी आप लिख सकते हो अथवा करके। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए, जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। ये प्रश्न दोस्तों नोट डाउन सारे के सारे कर लेना है आपको। मैं एक प्रश्न करवाऊंगा, अगर ये कोई प्रश्न नहीं होता तो आप प्रश्न जो है कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये प्रश्न करवाइए, ये प्रश्न अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इसको मैं करवा दूंगा। तो जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा चीन में लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो आप चाहे ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा कि सुदूर पूर्व एशिया में नगरीकरण की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। तो सुदूर पूर्व एशिया में नगरीकरण की प्रवृत्ति किस प्रकार से है। और सुदूर पूर्व एशिया में जनरली अगर मैं बात करूं तो 2 देश बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन और जापान। और चीन और जापान से प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। कम से कम एक ही प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न एक देश से ही, मतलब जापान से पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न 4 ही प्रश्न जो है लगभग चीन से पूछे जाते हैं, इससे कम आता नहीं। तो चीन और जापान के बारे में आप जितना भी हो सके गहन रूप से अध्ययन कर लेंगे तो आपका जो ये थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के अंतर्गत जो सेक्शन सी है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला है दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया में नगरीकरण की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए, अथवा करके लिखा सुदूर पूर्व एशिया का सामरिक महत्व समझाइए। तो या फिर ये लिख सकते हो। अगला है दोस्तों 5वां प्रश्न कि सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक, या फिर अगर ये नहीं पता है दोस्तों तो आपके लिए एक ऑप्शन और दे रखा है एग्जामिनर ने, और वो ऑप्शन है अथवा करके। यहाँ पे देखिए सुदूर पूर्व एशिया के वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, वस्त्र उद्योग का वर्णन कर देना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों
छठवां नंबर और इस खंड का लास्ट, चीन के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए अथवा चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्र को बताइए। तो ये भी बता देना है आपको, अगर ये इन दोनों में से कोई नहीं पता, मतलब अच्छा पेपर आता है, ज़्यादा कठिन वगैरह नहीं आता है, लेकिन आपको अगर पता होगा तो आपके लिए सहज है, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा पेपर। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों खंड सा, और खंड सा में 5 प्रश्न दिए हैं और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए दोस्तों। 500 वर्ड्स में लिखना है आपको एक प्रश्न का उत्तर। तो कोई भी अगर आपके के लिए जो सुटेबल हो, जो आपके जो है माइंड के हिसाब से खरा उतरता हो प्रश्न, उसको आप यहाँ से छांट सकते हैं, अपने प्रश्न पत्र में जो आएगा वहाँ से छांट सकते हैं। ठीक, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। अगला देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है कि सुदूर पूर्व एशिया के खनिज तेल उत्पादक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो सुदूर पूर्व एशिया के खनिज तेल उत्पादक प्रदेश, अब इसमें जापान के कुछ प्रदेश होंगे, उसके बाद में चाइना के भी कुछ प्रदेश होंगे और अन्य देशों के भी प्रदेश होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें मैं जब बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर तो विस्तृत रूप से बताऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीन अथवा जापान के यातायात के साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो चीन अथवा जापान के यातायात के साधनों का विस्तृत वर्णन करना है कि किस प्रकार से यातायात वहाँ का सुचारू रूप से चल रहा है, उसको चर्चा कर देनी है। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि चीन के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगला है दोस्तों कि जापान की मृदा संसाधन तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का विवरण देना है। तो मृदा संसाधन एवं प्राकृतिक वनस्पति का विवरण आपको देना है, कहाँ के, जापान के। और 11वां नंबर यानी लास्ट इस वीडियो का दोस्तों प्रश्न कौन सा है, तो लास्ट प्रश्न के अंतर्गत आप दोस्तों देख सकते हो चीन तथा जापान। देखिए कितनी बार चीन और जापान से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चीन के औद्योगिक प्रदेश, चीन का कोयला उत्पादक, चीन देखिए यहाँ पे देखिए चीन का अथवा जापान, चीन के जनसंख्या वितरण, जापान की मृदा संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति, और यहाँ पे फिर चीन तथा जापान। तो चीन तथा जापान बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये बात बता रहा हूँ। चीन जापान के बारे में जितना अध्ययन हो आप कर लेंगे तो ये पेपर आपका चुटकियों में उड़ जाएगा। तो चीन तथा जापान की पर्यावरणीय समस्याओं की व्याख्या कीजिए कि चीन और जापान की पर्यावरणीय समस्या क्या है। और जापान तो सबसे जल विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वहाँ पे जो है इसके माध्यम से कुछ प्रदूषण, तो जल प्रदूषण भी होता रहा होगा। और चाइना में तो आप टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर चाइना है, और जैसा कि इस समय हो रहा है चाइना का बाइकआउट इंडिया कर रही है, लेकिन इससे इंडिया के अर्थव्यवस्था पर काफ़ी जो है गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी दर भी बहुत बढ़ेगी। उसके बाद में चाइना की तो हालत खस्ता होएगी, मतलब, लेकिन इंडिया साथ ही साथ भी इसके साथ जो है कुछ कहीं ना कहीं पे उसकी अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आएगा। काफ़ी बदलाव क्या, बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे और मतलब होगा, प्रभाव बहुत पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी भी था, क्योंकि किसी भी देश को अगर हराना है तो उस पर केवल ट्रेड वार किया जाए, अंतर जो व्यापार होता है उसको बंद किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जाए। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जाती है तो उस देश का जो है सारा अस्थिपंजर जो होता है वो ढीला हो जाता है। तो अच्छा काम है। ठीक, और काफ़ी सारे लोग तो टिकटॉक वगैरह पे जो है अपना बेरोजगारी को रोज़गार में बदल रहे थे, लेकिन वो भी सारा चीज़ बंद हो चुका है। तो अब अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें, ताकि जो है कहीं पे अगर थोड़ी बहुत नौकरियों के फॉर्म निकलते हैं तो उस पर जो है आप कर लीजिए, तो उसके नौकरी के लिए भी साथ साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इसके बाद में ये यहीं पे सीरीज समाप्त होती है ये मॉडल पेपर की, किसकी, BA थर्ड ईयर की। तो BA थर्ड ईयर के लगभग 5 मॉडल पेपर हम दे चुके हैं, और 5 के पाँचों मॉडल पेपर एक एक पेपर का जो है माध्यम है, एक एक पेपर का आदर्श है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये 5 के 5 मॉडल पेपर आप पढ़ देते हो तो BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं करवाने का प्रयास करूंगा, करवाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ दोनों चैनल पे आप लगातार सक्रिय बने रहना, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और हर प्रश्न पर विस्तृत चर्चा होगी। शुक्ला HD पॉइंट एंड BA करियर पे मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।